नमस्कार, नॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। याद करिए वो दौर जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दी थी और हम सबको पता चला था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग कंपनियों से पैसा इसलिए मिला क्योंकि उन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने फायदा पहुंचाया था, केसेस से बताया, दूसरी जगहों से। उस वक़्त एक तर्क आया था बीजेपी समर्थकों की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, या कहें कि भक्तों की तरफ से, जब लोगों ने कहा कि ये तो चोर हैं, ये घोटाला है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे घोटाले, बीजेपी के पास अब तो घोटालों की भरमार है, आप जितना चाहें जहां चाहें निकल जाएंगे। एक पूरा करप्ट मोदी करके एक साइट बनी हुई, वेबसाइट, उसमें सारे घोटाले बीजेपी के राज के, उसमें वहां पर जिक्र है। खैर, तो जब इन घोटालों का आप जिक्र करते हैं तो आपके सामने एक लॉजिक आता है, क्या यही करप्ट हैं? क्या इससे पहले कोई करप्ट नहीं था? क्या इससे पहले कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? मोदी जी के राज में क्या अनोखा भ्रष्टाचार हो रहा है? इस तरह का तर्क आता था। तो क्या हो गया, दूसरों ने भी तो किया है। ये वाट अबाउटरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डिफेंस बनती रही है हमेशा से। उनके जो समर्थक है, कट्टर समर्थक, वो ये तर्क देते रहे। आपको ये तर्क याद होगा, सुना होगा, और जो समर्थक है वो जानते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि वही तर्क उनके सामने खड़ा हो गया है लालू यादव के मामले में। अब लालू यादव की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अब चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दे दिया गया है। चार्जशीट ये होती है कि अब उनके ऊपर प्रॉपर आरोप लगे हैं किसी मुकदमे में। अब यहां से मुकदमा शुरू होगा और आरोप लगने में भी अभी शुरुआती तौर पे उन सबूतों की जांच की जानी है जो सबूत अदालत में दाखिल किए गए हैं। यानी इस मुकदमे की शुरुआत हुई है और इस शुरुआत के दौरान ही ये कहा जा रहा है, अमित शाह ने कह दिया है कि अब किस मुंह से मुख्यमंत्री का दावा पेश करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन क्या ये आरोप जो लगता है हमेशा कि ये मुकदमा एक पॉलिटिकल मुकदमा है और लालू यादव को इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो राजनीतिक तौर पे उनको कमज़ोर करना था। और भारतीय जनता पार्टी की शैली पे बहुत सारे सवाल समय समय पर उठते रहे, बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हैं, अभी हम इसका जिक्र करेंगे दो चार का बीच में। लेकिन फिलहाल इस मामले को समझ लेते हैं, कैसे शुरू हुआ और कैसे राजनीति के हिसाब से इस मुकदमे का जिन उठता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है। ये मामला बताया जा रहा है 2004 से 9 के बीच में। लालू यादव देश के रेल मंत्री थे, यूपीए 1 सरकार की बात है। और तब पूरे देश में अखबार लालू यादव की जम के आरती उतारते थे और ये लिखते थे कि ये टर्न अराउंड रेलवे मिनिस्टर हैं, हमेशा घाटे में रहने वाली रेलवे को इन्होंने फायदे में पहुंचा दिया। और तरह तरह से और कई जगह उनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाने लग गया। और लालू यादव को अलग अलग जगहों पर बुला के इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े संस्थानों में उनसे ये भाषण लिए जाते थे कि भैया बताओ आपने ये कैसे कर दिया, पूरी धरती कैसे बदल दिया आपने रेलवे की। आज जो रेलवे के नाम पे अक्सर हमारे रेल मंत्री कहते रहते हैं इतना घाटा है, उतना घाटा है, वगैरह वगैरह, मोदी जी ने तो अलग बजट बनाना ही बंद कर दिया। उस रेलवे को लालू यादव ने फायदे में ला दिया था। उसी दौरान का ये एक केस है जिसमें लालू यादव फंसा। हुआ ये कि आईआरसीटीसी के पास, आईआरसीटीसी आप जानते हैं भारतीय रेलवे का एक संस्थान है जो एक तरह से प्राइवेट कंपनी है या एक तरीके से सरकारी कंपनी है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। वो अपने रेल यात्री निवास चलाती है पूरे देश में, उस वक़्त चलाया करती थी, या कहें कि वो हॉस्टल चलाया करती थी, या कुछ और कहें, या फिर कुछ होटल के रूप में भी रेल यात्री निवासों को बदला गया ताकि रेल के मुसाफिर जो बाहर से आते थे उनको ठहरने की व्यवस्था थी। लालू यादव ने एक सिस्टम बनाया कि ये जो पुराने रेल यात्री निवास पड़े हुए हैं इनको क्यों ना हम प्राइवेट पार्टियों को दे दें। दिल्ली का रेल यात्री निवास जो है बड़ी भारी ऊंची बिल्डिंग है, उस पूरे आसपास इतनी ऊंची बिल्डिंग कोई भी नहीं है दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास। उसको जिंजर, टाटा की चेन है जिंजर होटल को दे दिया गया था। उसी सिलसिले में दो होटल थे, पुरी और रांची के,
इन होटलों को एक निजी कंपनी को टेंडर के तौर पे दिया गया, बीएनआर होटल नाम की कंपनी को। अब बड़ा इस बात का है कि ये होटल जो दिए गए, क्या ये घोटाला था? क्योंकि आज की तारीख में ये लालू यादव के खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बमशेल हो गया। ये हुआ ये कि ये जब दिए गए उसके बाद में नीतीश जो है उन्होंने पलटवार किया, यानी 2004 में, 5 में मान लो, 6 में मान लो, उनका 9 तक कार्यकाल था। लालू यादव ने ये 2 होटल किसी कंपनी को दिए। ये 9 से लेके 15 तक, मतलब 4 से 15 मानिए, ये मामला एकदम किसी को कोई लेने देने नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि नीतीश अचानक राजनीति में भूचाल लाते हैं और एक महागठबंधन बना जिसमें नीतीश, लालू और कांग्रेस थे, और उसने बीजेपी को हरा दिया। ये 2015 की बात है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए और लालू परिवार फिर से सत्ता के केंद्र में आ गया। जब ये हुआ तो लालू के कार्यकाल की छानबीन शुरू हो गई। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, सारे सरकारी अधिकारी जुट गए कि अब इस गठबंधन को कमजोर करना है, तो करना कैसे है। अचानक 2017 में, 2004 में लालू रेल मंत्री बने थे, यानी 13 साल बाद सीबीआई ने इस पुराने सौदे के खिलाफ जांच शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज कर ली। 5 जुलाई 2017 की तारीख को अब ये नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि उन्हें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, यानी इस गठबंधन को तोड़ने की तरफ बढ़ने लग गए। कुछ दिन में बीजेपी से नीतीश ने हाथ मिला लिया। क्या वजह थी, क्या चीजें थी, वो अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन ये पक्का था कि लालू यादव पे ये आरोप लगते हैं और नीतीश गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन तोड़ के। अब ये जो है मामला एक तरह से शांत हो गया, और उधर सीबीआई का आरोप यह था कि रेल मंत्री रहते लालू यादव ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया, और कुछ महीनों में मामला फिर पड़ गया ठंडा। मतलब गठबंधन तोड़ने का काम हो गया, उसके बाद यह केस एक तरफ घुस गया। लेकिन चुनावी मौन, 18 निकल गया, 19 निकल गया, फिर आया लोकसभा चुनाव था। लालू चारा घोटाले में जेल में थे और तेजस्वी और राबड़ी मजबूती से विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं। सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर देती है, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई गवाही। इसके बाद ईडी ने कुछ नोटिस भेजे, मामला क्लोज फाइल जैसा दिखने लग गया। क्या हुआ? केंद्र में एनडीए मजबूत था, बिहार में कोई तत्काल खतरा नहीं था, तो क्यों चक्कर में डाला जाए, वक्त जरूरत काम आवे, इसलिए इस फाइल को रख दिया जाए। फिर आता है 2023 में। अब क्या होता है कि इंडिया गठबंधन बनने लगता है, विपक्षी एकता मजबूत होने लगती है। अब यह है कि इनको तोड़ना है, डराना। अक्सर ये सारे के सारे काम ऐसे होते रहे, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि तुम ना जाओ वहाँ पर तो हम तुमको धमकी देंगे, और वो डरे नहीं और उसमें शामिल हो गए। और उसी मंच पे तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बने, वैसे ही अग्रेसिव, लालू की तरह आक्रामक वगैरह वगैरह। और ईडी सीबीआई फिर से एक्टिव हो गए और राबड़ी देवी के घर पे छापा मार दिया, तेजस्वी से पूछताछ कर दी और लालू पे नई चार्जशीट बना दी। मीडिया हेडलाइन बनी, लालू परिवार फिर से मुश्किल में। विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक के उभरते नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की और सरकार कहती थी कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में सब पेश हुए, जमानत मिले, मामला फिर सो गया। 2024-25 में ट्रायल शुरू हुई। अब बिहार के चुनाव आ गए पास में। बिहार के चुनाव पास आते ही मामला फिर उठ के आ गया। ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि बेनामी तरीके से ये ज़मीनें खरीदी गई, बेची गई। यानी अगर आप इस पूरी टाइमिंग को देखें तो ऐसे है कि जब जब पॉलिटिकली ज़रूरत पड़ी उनको दबाने, डराने, धमकाने की, केस बाहर निकल आया। लेकिन अभी हम इस मामले में कोई नतीजा वैसा निकालें कि ये दोषी थे या नहीं थे। एक तो कानून का मामला है, सब जुडिस है, अदालत इस पर कार्रवाई कर रही है। हम अगर इसमें कोई टिप्पणी करें तो ये अपने आप में एक बेईमानी है कि हम सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मुकदमा क्या था, केस क्या था, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन ये आपने अच्छी तरह से जान लिया कि ये केस
सही है या गलत है, ये लोग दोषी हैं या नहीं हैं, ये तभी उठ के खड़ा होता है जब पॉलिटिकली किसी एक पार्टी को इसकी ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस ज़मीन के ट्रांसफ़र की बात हो रही है वो भी उसी दौरान जब लालू रेल मंत्री थे तब ट्रांसफ़र हुई है। मालिक सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजय एंड विनय कोचर दिल्ली के रहने वाले हैं। आईआरसीटीसी ने रायपुर और पुरी के, मैंने आपको बताया, बीएनआर होटल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को दिया गया 2006 में, और ये होटल इनको मेंटेन करने थे, मतलब कुल मिला के होटल इनको दे दिया, चलाओ भैया पैसे कमाओ। और कुछ महीने बाद पटना की एक लोकेशन है बड़ी खास, वहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है और एक डेलाइट मार्केटिंग कंपनी इस ज़मीन को खरीद लेती है। जिस कंपनी ने होटल लिए थे उस कंपनी से एक ज़मीन डेलाइट मार्केटिंग कंपनी खरीदती है। उसकी कीमत उस समय, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग दाम बता रहे हैं, लेकिन उस समय 2 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू थी और 46 लाख रुपए की ये ज़मीन खरीदी गई है। और इसे खरीदा लालू यादव के कुछ करीबी लोगों ने, कथित तौर पे उनको करीबी बताया गया। इसमें बड़े सवाल आते हैं, मार्केट वैल्यू 2 करोड़ थी और 46 लाख में खरीदी गई, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग ज़मीन को जो सर्किल रेट होता है उसी में रजिस्ट्री कराते हैं, बाकी ब्लैक मनी में पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इतना सारा पैसा रजिस्ट्री कराने पे कौन खर्च करेगा। ये आम एक चलन है, गलत है लेकिन चलन है। महानगरों में लोग मकान खरीदते हैं, 1 करोड़ का मकान होता है, उसकी अगर सर्किल रेट में, मैं एक, हमारे परिवार में हम लोग एक शोरूम खरीदने की बात चल रही थी किसी ज़माने में, तो उस दुकान वाले ने कहा कि साहब आपको ब्लैक मनी देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए का था, कहा 50 लाख आप वैसे कर दो, 50 लाख ब्लैक मनी दे दो। तो हमने कहा भाई ब्लैक मनी कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है नहीं। बोले उसके बगैर हम नहीं देंगे, क्योंकि वो आदमी दिखाना नहीं चाहता था। तो ये भी संभव है कि ये 46 लाख रुपए जो है ये रजिस्ट्री हुई हो और बाकी ब्लैक मनी में हुआ, लेकिन जो भी हुआ कानून गलत है। खैर, इसमें जो है डेलाइट मार्केटिंग कंपनी में और कुछ ने ये ज़मीन जो है वो खरीद ली, और खरीदने के कुछ साल बाद डेलाइट मार्केटिंग कंपनी जिसने ये ज़मीन खरीदी थी, ये राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और लालू यादव के नाम इसके शेयर 1-1, 2-2, 10-10 रुपए में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहां घोटाला दिखता है कि भाई आपने एक ज़मीन, जिस कंपनी के पास करोड़ों रुपए की ज़मीन हो, वो कंपनी तब के रेल मंत्री के परिवार को कौड़ियों के दाम में दे दी जाए, मतलब वो कंपनी के मालिक हो गए। मैं आपको पहले बता चुका था कि इस तरह से लोग घोटाले करते हैं। ये लोग कच्चे खिलाड़ी थे तो उन्होंने पटना में कर लिया, लोग विदेशों में करते हैं, विदेश में कंपनियां बनाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को बिगाड़ना तो बिगाड़ लो। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वहीं पे करके बैठे हुए हैं खेल। ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ में कई दफ़ा मैं कहानी बता चुका हूँ। बहरहाल कंपनी का मालिकाना हक इनको मिल गया। रजिस्ट्री में 65 लाख की ज़मीन थी, 46 जो मैंने बोला, 65 लाख की ज़मीन थी, 2 करोड़ रुपए जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू बताई गई है। अब ये ज़मीन पूरी लालू के परिवार के उसमें आ गई। यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव तब कितने साल का था। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव 13-14 साल का लड़का था, क्रिकेट खेला करता था। यानी जाहिर बात है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव के नाम पे अगर ज़मीन की भी होगी घोटाला करके, तो वो ज़मीन 2 करोड़ रुपए का कुल सौदा है, समझ लीजिए 2-2.5 करोड़ रुपए का तो एक फ्लैट आता है इसके लिए। तो वो जो ज़मीन थे वो उसके नाम पर ज़रूर खरीदे, उसने घोटाला नहीं किया होगा निश्चित तौर पे। लेकिन इन्होंने तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर बीच में आरोपी बनाएंगे, वो ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसको साथ में लपेट दिया जाए। उसको लेकर कोर्ट में बहस भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसमें ये हुआ कि ये तेजस्वी यादव जो है वो बेनिफिशियरी हैं इसके। और इसमें एक और मसला है कि भैया एक आदमी जो 18 साल से छोटा है वो शेयर होल्डर कैसे बन सकता है किसी कंपनी का। तो इन्होंने इसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र किए, तो ये भी एक मसला बनता है। लेकिन ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है, कोर्ट इसको डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक आरोप लगा कि ये क्विड प्रो क्यो का मामला है। क्विड प्रो क्यो ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, कब? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। इधर से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जमानत करवा दी, उधर से उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए।
तो वैसा ही मामला ये दिख रहा है कि इन्होंने उसको होटल दे दिया और उसने इनको एक ऐसी कंपनी कौड़ियों के दाम दे दी जिसने ज़मीनें जिसके पास में थी। अब ये बड़ा मसला है कि लालू यादव के कुछ खास लोगों ने उस ज़मीन को खरीदा 65 करोड़ में, 65 लाख में, जो कि 2 करोड़ की थी। फिर वो 65 लाख की ज़मीन लालू यादव के परिवार को ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी वो लालू यादव 65 करोड़ लालू यादव के ही रहे होंगे ना, वो लोग अपने पैसे तो खरीदेंगे नहीं। तो 65 करोड़ रुपए उन्होंने, लालू यादव ने 2 करोड़ की ज़मीन, 65 लाख रुपए, माफ़ कीजिए मैं बार-बार करोड़ बोल रहा हूँ, 2 करोड़ की ज़मीन लालू यादव ने के परिवार ने 65 लाख की खरीदी किसी कंपनी के नाम पे। और ये 65 लाख रुपया इनका था, ये ना दिखाना पड़े, इसलिए इन्होंने उस कंपनी के नाम पे खरीदी और कंपनी इन्होंने सस्ते में ऐसे कौड़ियों के मूल खरीद ली। यानी वो ज़मीन घूम के इनके पास आई है। तो ये मामला बन गया है। तो इस तरह से इस मामले में जो नाम आए हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, डेलाइट मार्केटिंग और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 5 लोगों के ऊपर इस पूरे मामले में आए हैं। अब ये स्थिति यह है कि इस संपत्ति के मालिक हो गए हैं तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव। अब मतलब लालू नहीं है, तेजस्वी और राबड़ी देवी हैं। अब यहां से शुरू होता है पूरा का पूरा मामला कि ये पूरा खेल किस तरह था। इस खेल में जो, अगर आप लालू और राबड़ी को बहुत भोला मान के चलें, जो कि कोई पॉलिटिशियन आज के ज़माने में होता नहीं, सैकड़ों करोड़ों में चुनाव लड़े जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है? किसी चीज़ के बदले तो लोग ये पैसा इनको देते होंगे, चाहे वो खुद करें खर्च या इनकी तिजोरी में डालें। तो कोई भी नेता कम से कम आज की तारीख में ईमानदारी से तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आरएसएस के कुछ प्रचारक थे, उन्होंने पार्टी बनाई मध्य प्रदेश में, चुनाव लड़ने गए, पैसे नहीं थे तो किसी ने सारे जमानत जब्त किया। जमानत वहाँ छोड़िए, कुछ मिला ही नहीं उनको, घर वालों ने भी वोट दे दिया, बहुत बड़ी बात है। तो पैसे से आजकल ये लोकतंत्र का ढांचा ही ऐसा बन गया है भारत के, जो सबसे बुरी बात है, क्योंकि हमारे देश में मेजॉरिटी के लोग जो हैं, भारत में 10% लोगों के पास ये अधिकार रह गया कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। बाकी 90% आबादी की तो औकात में ही नहीं है चुनाव लड़ना, तो फिर कैसा लोकतंत्र। खैर, तो इस मामले में ये दिखाई देता है, अगर आप लालू यादव को ये मान के चले कि भाई ठीक है बेईमान तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने 2 करोड़ की ज़मीन 65 लाख में रजिस्ट्री कराई, ऐसा लगता है। और वो 65 लाख रुपए उनके अपने थे, जिसको वो दिखाना नहीं चाहते थे कि उनके पैसे हैं। एक तो ये मामला है जो मुझे लगता है कि इसको तमाम चीज़ों से जोड़ दिया गया। दूसरा मामला ये लगता है कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन की खरीद में उस होटल जो दिया, उसके बदले इनको वो ज़मीन दी गई। और 65 लाख रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, उसका अभी ट्रेल जब निकलेगा, जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है भाई, 4 से लेके 24 आ गया, 20 साल हो गए। 20 साल में इस मामले में आज तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। चार्जशीट 20 साल में एक आदमी, कोई भी आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा है, वो टॉर्चर हो जाता है, उसकी अखबारों में बदनामी हो जाती है, वो चोर घोषित हो जाता है, या कई बार वो जमानत नहीं हुई तो जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास सड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, शर्जील इमाम जैसे। तो ये कौन सा तरीका है भाई न्याय का? ये तो अन्याय का भी बाप हो गया। कहाँ 4, कहाँ 24। एक लड़का जो 14 साल का था, वो अच्छा खासा बालिग हो गया, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो गया, और इलेक्शन के टाइम पे उसको इस तरह से लपेट के सामने ला दिया जाता है। ये अपने आप में बड़ी भारी समस्या है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई लालू यादव ने किया तो कानून के हिसाब से काम चल रहा है, तो इतना भोला बीजेपी की सरकार नहीं है। हमारे पास पूरा एक ट्रैक है। शारदा और नारदा केस में ममता बनर्जी को खूब लपेटा गया, उसके बाद जिन लोगों के नाम शामिल थे वही लोग शामिल हो गए, तमाम सारा लपेटा गया। और मोदी जी ने खुद कहा कि मैं जेल में डाल दूंगा, किसको? अजित पवार को। बाद में वो उनके साथी आ गए और अब अजित पवार पाक नापाक, मतलब जो भी कहें आप, शुद्ध है, कुल मिला के पाक हैं। अरविंद केजरीवाल, शराब के घोटाला, फलाना चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें उनके खिलाफ हुई, उन्होंने दिल्ली दे दी या गवा दी। उसके बाद से सब कुछ ख़त्म। अब कहाँ शराब घोटाला और कहाँ जांच, कहाँ सजाएं, जेल में रह लिए, सब रह लिए। इसी तरह हेमंत सोरेन, तमाम सारी ईडी की छापेमारी, ये सब हुआ विधानसभा सत्र से पहले, उसके बाद में छूट गए। तो कुल मिला के ये टाइमिंग का पैटर्न है सिलेक्टिव एक्टिवेशन का,
मुकदमा दर्ज करो, जब चुनाव आए कुछ आए तो मुकदमे को उठाओ, हल्ला मचाओ। यही रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी होता है, यही बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ होता है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, कभी कभी इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए किसी को भी। देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल है मामला, राजनीति के रहते ये मामला उठाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो पार्टियों को इसका पॉलिटिकल विरोध करना चाहिए। आजम खान का केस था, आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। बिहार में लालू यादव की पार्टी को सड़कों पे ही रहना चाहिए था, चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था। भाई, अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल तरीके से, तो उसको पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करो। आप कह रहे हो ये पॉलिटिकल मामला है, और उसको हैंडल करो जुडिशियल तरीके से। सामने आपकी एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा सिस्टम है जो बेईमानी से काम कर रहा है, पॉलिटिकल नीयत से काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल तरीके से इस पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये आप यहाँ पे न्याय के तरीके से बढ़ रहे हो, तो भैया कैसे न्याय मिलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो सीधे सीधे एक चीज़ बड़ी साफ लग रही है कुल मिला के इस मामले में, जो अदालत का फैसला होगा, क्या पता इन्होंने खुद ही खरीदा नहीं खरीदा, वो सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार है, होटल के बदले दिया गया नहीं दिया गया, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और ये मामला अभी सब जुडिस है, इसलिए उस पर और भी मैं चर्चा नहीं करूँगा, जो है वो अदालत में तय होगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, बिहार का चुनाव है। अब यहाँ से अगर आप सोचना शुरू करें तो एक चीज़ बड़ी साफ दिखती है कि इस चुनाव में अगर ये मुद्दा बनता है तो किस दिशा में जाएगा। एक मसला ये समझ में आता है कि भाई तेजस्वी यादव जो है, अगर चाहें विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, हंगामा बचा सकते हैं, उनके वर्कर सड़कों पर एकदम उतर सकते हैं, तो इसके नाम पे चुनाव निकाल के ले जा सकते हैं। और जो हमने देखा है बीजेपी के केस में, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने विक्टिम कार्ड खेल के क्या हासिल कर दिया हमारे सामने मोदी जी अपना क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे, मुझे गाली दी, मुझे 72 गाली दी, मुझे 100 गाली की, मुझे नीच का, ये सब बातें कहते रहे ना ये लोग, और उसमें भी ये निकाल के ले गए हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी इसको कहते हैं। बुरे वक्त को आप अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो इस चुनाव में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि नीतीश बहुत कमज़ोर फ्रंट पर खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। अब वो कितना भारतीय जनता पार्टी को बचा सकते हैं पता नहीं। ऐसे में तेजस्वी को ये मामला एक तरह से देखा जाए तो एक ताकत भी दे सकता है, और एक तरह से देखा जाए तो ये कमज़ोर भी कर सकता है। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसे लेते हैं। लेकिन जो भी है, चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है बिहार का चुनाव सब रोचक भी होता है। उस चुनाव पर इस देश की सरकार का भविष्य भी निर्भर करेगा, इसलिए भी ये चुनाव ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।